केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की सुपरफास्ट खबरों की ओर। फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस फेम एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने भेजा नोटिस। एल्विश यादव से जल्दी पूछताछ की जा सकती है। गिरफ्तार आरोपी राहुल यादव को रिमांड पर लेने के बाद एल्विश यादव से भी होगी पूछताछ। तो वहीं राहुल के बयान के आधार पर एल्विश यादव से सवाल जवाब किए जा सकते हैं। गौरतलब हो कि एल्विश यादव पर सांपों की तस्करी और जहर बेचने के आरोप लगाए गए हैं। राहुल और एल्विश यादव को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। नोएडा पुलिस ने इसी मामले में एल्विश यादव को नोटिस भेज दिया है। दिल्ली और राजस्थान में हुई कुछ पार्टियों के सबूत पुलिस को मिल चुके हैं। जिन जगहों पर ये पार्टियां हुई उनकी सीसीटीवी फुटेज की पुलिस जांच कर सकती है। जातिगत आधार पर हुए सर्वे में विधायकों को सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आंकड़ा दिया गया है। इसे 2 बजे विधानसभा में पेश किया गया। तो हमारी रिपोर्ट के अनुसार सामान्य वर्ग यानी कि सर्वणों में सबसे ज्यादा गरीबी भूमिहारों में शामिल है। बिहार में 37.58% भूमिहार आर्थिक रूप से गरीब हैं। उनमें कुल परिवारों की संख्या 8,38,447 है, जिनमें 2,31,211 परिवार गरीब हैं। टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली दुनिया के सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक हैं। उनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स में एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। उन्होंने हाल ही में वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी तोड़ दी है। इसी बीच बांग्लादेश के खिलाड़ी ने विराट को एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि बांग्लादेशी टीम का कप्तान शाकिब अल हसन है। शाकिब अल हसन ने वर्ल्ड कप 2023 के 38वें मैच में श्रीलंका के खिलाफ एक शानदार पारी खेली। उन्होंने 65 गेंदों पर शानदार 82 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 12 चौके और 2 छक्के जड़े। ये वर्ल्ड कप में उनका 11वां अर्धशतक था। इसी के बीच यह वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। इजराइल हमास के बीच चल रहा युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। दुनिया इस वक्त 2 अलग अलग टुकड़ों में बढ़ चुकी है। कई देश इजराइल के समर्थन में खड़े हैं तो कई देश फिलिस्तीन की तरफ से बोल रहे हैं और हमास के समर्थन दे रहे हैं। युद्ध की शुरुआत से हमास का समर्थन कर रहा ईरान ने अब की बार भारत सरकार से गुहार लगा दी है। ईरानी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल हमास के युद्ध को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि गाजा पट्टी में इजरायली कार्रवाई को समाप्त करने के लिए भारत अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करेगा। भारत सरकार ने मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी देते हुए बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने चल रहे इजराइल हमास युद्ध पर चर्चा की है। ईरानी रीडआउट में कहा गया कि राइसी ने वेस्टर्न कॉलोनियल के खिलाफ भारत के संघर्षों पर चर्चा की और दुनिया में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से एक के रूप में भारत की स्थिति को याद किया है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली की आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार पर तीखी खिंचाई की। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि केजरीवाल सरकार की ऑड इवन स्कीम महज एक दिखावा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वायु प्रदूषण ऐसा मसला नहीं है जिस पर राजनीतिक खींचतान होनी चाहिए। लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को वायु प्रदूषण से निपटने के लिए फौरन सख्त कदम उठाने के आदेश देते हैं और कहा है कि हम इस समस्या का फौरन निदान चाहते हैं। हमें नहीं पता कि आप क्या क्या करेंगे और कैसे करेंगे, यह आपकी जिम्मेदारी है। हमें बस इतना पता है कि समस्या का हल होना चाहिए और फौरन कुछ करने की जरूरत हो। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार को भी जिम्मेदार होना पड़ेगा। दिल्ली में ऐसी तमाम बसें धड़ल्ले से दौड़ रही हैं जो मनमानी प्रदूषण फैलाती हैं। इस समस्या पर भी ध्यान देने की काफी जरूरत है। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में सोमवार 6 नवंबर को श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेले गए मुकाबले में बड़ा विवाद हो गया। इसकी वजह बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन का एक फैसला था, जो खेल भावना के लिहाज से दिग्गजों ने गलत ठहरा दिया। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की दौड़ से काफी पहले बाहर हो चुकी बांग्लादेश की टीम के लिए आखिरी मुकाबले में कप्तान नहीं खेलेंगे। चोटिल होने की वजह से वह इस मैच का हिस्सा नहीं होंगे। भारत में खेली जा रही आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर होने वाली बांग्लादेश की पहली टीम बनी। श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला जीतने के बाद अंक तालिका में स्थिति बेहतर करने के बाद अब टीम आखिरी मुकाबला जीतकर सामने से विदाई लेना चाहेगी। इस अहम मुकाबले से पहले टीम के कप्तान शाकिब अल हसन चोटिल हो गए हैं। चोट की वजह से ही वह आखिरी मैच खेलने नहीं उतर पाएंगे। बिहार में हुई जातिगत गणना के बाद इसकी रिपोर्ट को सरकार ने विधानसभा में सदस्यों के समक्ष सार्वजनिक किया। रिपोर्ट में अलग अलग वर्गों को न केवल आर्थिक विश्लेषण किया गया बल्कि सर्वे के आधार पर उनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति भी दर्शाई गई और जिस पर चर्चा की गई। मंगलवार को सदन में जातिगत गणना की रिपोर्ट को लेकर खूब हंगामा मचा।
सामान्य वर्ग की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक सामान्य वर्ग में सबसे अधिक गरीब भूमिहीन समाज के लोग हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 37.58% भूमिहीन परिवार गरीब हैं। ब्राह्मणों में 25% परिवार गरीब है, जबकि राजपूतों में गरीबी की बात करें तो 24% गरीब परिवार है। 13% कपस्त परिवार गरीब है। तो वही शेख में 25.84% पठान, सैयद में 17.61% गरीब परिवार है। कुल मिलाकर सामान्य वर्ग में 25.9% परिवार गरीब है। नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में सहयोग करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की चिंता सता रही है। तो यही कारण है कि सभी सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग भी कर रहे हैं। इन सभी मुद्दों के बीच एनपीएस के जरिए वास्तव में कितनी पेंशन मिल सकती है और अगर किसी को 50,000 रुपए पेंशन चाहिए तो भी हर महीने कितने रुपए का योगदान करना होगा। आपको यह तो पता होगा कि एनपीएस के तहत ज्यादातर खाते सरकारी कर्मचारियों के खुले हुए हैं। इसमें कर्मचारी की ओर से बेसिक और डीए का 10% योगदान होता है, तो नियोक्ता यानी सरकार की ओर से 14% का योगदान दिया जाता है। इस तरह हर महीने एनपीएस में सैलरी की 24% राशि जमा की जाती है। इस तरह कुल योगदान बढ़कर काफी ज्यादा हो जाता है। ऐसे में 50,000 हर महीने की पेंशन पाने के लिए आपका योगदान और भी कम हो जाता है। अमरनाथ यात्रा जाने वाले तीर्थयात्रियों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने गुफा तक जाने वाले पर्वतीय मार्ग को चौड़ीकरण किया गया है। भारतीय सेना के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बीते सोमवार को अमरनाथ गुफा तक गाड़ियों का काफिला पहुंचा दिया। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब अमरनाथ गुफा तक गाड़ियां पहुंची है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पवित्र अमरनाथ गुफा तक सड़क की चौड़ीकरण का काम पूरा कर लिया गया है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी प्रमुख ने इसका विरोध करते हुए इसे प्रकृति के खिलाफ बताया है। पीडीपी प्रवक्ता ने कहा कि यह हिंदू धर्म और प्रकृति में आस्था के प्रति सबसे बड़ा अपराध है। हिंदू धर्म पूरी तरह से आध्यात्मिक और प्रकृति के साथ एकरार करने में है। पीडीपी ने आलोचना करते हुए इसे तबाही और हिंदू के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध बताया है। बीआरओ को पिछले साल गुफा मंदिर तक जाने वाले दोहरे मार्गों का रखरखाव करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बीआरओ के प्रोजेक्ट बीकन में अमरनाथ यात्रा मार्ग की बहाली और सुधार का काम शामिल है। त्योहारी सीजन में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी दी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज खुद लाइव आकर कर्मचारियों को त्योहार के सीजन में बोनस देने का ऐलान किया है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नगर निगम के कर्मचारी उनके परिवार का एक हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि एमसीडी में उनकी सरकार आने के बाद कर्मचारियों को तनख्वाह समय से मिलने लगी है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। इस बीच पीएम मोदी ने सूरजपुर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा का संकल्प पत्र है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के झूठ का कारोबार। आप सभी को कांग्रेस ने विश्वासघात के सिवाय कुछ नहीं दिया। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के युवाओं के सपने भी तोड़ दिए, पूरे नहीं किए। उन्होंने भी तो महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। महादेव सट्टेबाजी घोटाले की चर्चा आज देश विदेश में हो रही है। कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरने के लिए आपके बच्चों से सट्टेबाजी करवाई है। मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव का स्तर अपने चरम पर है। यहाँ 17 नवंबर को मतदान होना है और 3 दिसंबर को मतगणना के बाद परिणामों की घोषणा की जाएगी। इससे पहले राज्य में जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार हो रहा है। यहाँ मुख्य टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। दोनों पार्टियां बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही हैं। दोनों पार्टियों के नेता जमकर रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। अपनी कमर पूरी तरीके से कस ली है। इसी क्रम में सोमवार को प्रियंका गांधी इंदौर में थी। नेता गुलदस्ते देकर प्रियंका गांधी का स्वागत कर रहे थे, तभी अचानक प्रियंका गांधी देखती हैं कि गुलदस्ते से फूल ही गायब है। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इजराइल गाजा पट्टी पर लगातार हमले कर रहा है। लगातार बमबारी की वजह से धुआं फैल रहा है। तो वहीं कई इमारतें जमींदोज हो गई चुकी हैं। इन इमारतों का मलबा चारों ओर फैला हुआ है। जब भी बमबारी ये इमारतें जमींदोज हो जाती हैं तो आसपास के इलाकों में भयंकर प्रदूषण होता है। तो वही आग लगने या बमबारी से धुआं भी व्यापक रूप से फैल जाता है। इसके बावजूद गाजा की हवा प्रदूषित दिल्ली से इस समय 10 गुना ज्यादा साफ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुताबिक जो इलाके युद्ध के सबसे ज्यादा केंद्र में रहे वो हैं अश्कलोन, सेनोइट, अशद्रो जैसे कई इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में भारी बमबारी हुई। इस वजह से इन इलाकों में धुआं और मलबे का प्रदूषण है, लेकिन इसके बावजूद इन इलाकों की हवा बेहद साफ है। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 60 से लेकर 80 के बीच दर्ज किया गया है। गोवा में आयोजित 37वें नेशनल गेम्स में लगोरी पिट्टी खेल में झारखंड पुरुष वर्ग की टीम ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 30वां स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक जीत लिया है। झारखंड लगोरी की टीम कोडरमा में आयोजित कैंप में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 31 अक्टूबर को कोडरमा जंक्शन से नेशनल गेम्स में शामिल होने के लिए गोवा रवाना हुआ था। झारखंड टीम में 15 खिलाड़ी रवाना हुए थे, जिसमें सबसे अधिक कोडरमा जिले से 10 खिलाड़ी शामिल थे। टीम ने कोच के रूप में प्रिंस मिश्रा और हेमंत कुमार शामिल थे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।